नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम वकील साहब के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम वकील साहब आपकी उन कानूनी उलझनों के मशवरे के लिए है जिनसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो चार होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कानूनी मसले में फंस जाते हैं, लेकिन हम या तो वकील तक नहीं पहुँच पाते या पहुँचना नहीं चाहते, पशुपेश का शिकार होते हैं। तो आपकी इन तमाम परेशानियों के लिए हमारा ये खास प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक खास लीगल एक्सपर्ट जो कि आपको यहाँ से कानूनी मशवरा दे सकते हैं, कानूनी राय दे सकते हैं। उनसे राय हासिल करने के बाद आप अपने जो वकील हैं मकामी तौर पर उनसे राब्ता कर सकते हैं, फिर आप अपनी कानूनी जो चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आपको मशवरा मिल सकता है। तो अगर आप किसी भी परेशानी में दो चार हैं, अगर बरसों से आपके कोई मसले हल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा ये प्रोग्राम वकील साहब खास आपके लिए है। हमें खास मौजू लेकर आते हैं जिस पर हम बातचीत करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। उस मौजू के अलावा अगर किसी कानूनी मसले का हल आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ एक दरख्वास्त, जब आप हमें कॉल करें बराए मेहरबानी अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। अपना सवाल अगर आप पहले से सोच लेंगे, पहले से उसको बना लेंगे, अपना थोड़ा सा फ्रेम कर लेंगे, तो आपको ही आपका जवाब मिलने में आसानी होगी। तो चलिए हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप भी हमारे साथ जरूर हमारे इस प्रोग्राम में जुड़िए। हमारे नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, पटना हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब। खुर्शीद आलम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम वकील साहब में, आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। आप लोग का भी शुक्रिया। जी खुर्शीद आलम साहब, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं और हम अपने नाजरीन को तमाम तर जानकारी दे रहे हैं, आज नाजरीन जो हमारा प्रोग्राम है उसका खास मौजू रहेगा जिस पर हम और मजीद जानकारी हासिल करेंगे, वो है साइबर क्राइम। खास तौर पर जो डिजिटल लेन देन होता है, यानी जो हम एटीएम या क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए जो हम पेमेंट करते हैं, उसमें फ्रॉड के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। इस पर हमने पहले भी बातचीत की थी, जानकारी दी थी। आज इस पर मजीद हम जानकारी खुर्शीद आलम साहब से हासिल करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है, कोई प्रॉपर्टी का आपका केस है, कुछ कानूनी मसला है, आपका कुछ जाती मसला है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। वकील साहब, हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम डिजिटल बैंकिंग करते हैं तो उसमें कई बार फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं और एक आम शहरी को ये समझ में नहीं आता कि उसकी इतनी मेहनत की कमाई कैसे पल के पल गायब हो गई है। सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? हमारा कानून इस मामले में क्या कुछ कहता है? हमारा कानून इस मामले में ये कहता है कि जब भी किसी के साथ कोई फ्रॉड हो जाए, बैंकिंग के मसले पर हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मसले पर हो, तो सबसे पहले इस बात की जानकारी बैंक को देना चाहिए और उसके बाद आपको तुरंत इकोनॉमिक ऑफेंसेस सेल होता है हर स्टेट में, हर जिला में इकोनॉमिक ऑफेंसेस सेल होते हैं जी। उस सेल में आपको एक एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा और तभी जो है आप इस फ्रॉड को सामने ला सकते हैं जी। सबसे पहले बैंक को इंफॉर्मेशन करके उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, आपके अपना अकाउंट को जी। आप अगर एटीएम कार्ड यूज करते हैं या कुछ भी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि गलत मैसेज में या व्हाट्सएप पर बिल्कुल कुछ लालच दे के आपसे जो है बैंक अकाउंट नंबर जी। या आपके पास कार्ड हो तो कार्ड का नंबर वो ले लेते हैं और इसके बाद ये फ्रॉड होता है। ये बहुत रैम्पेंट हो गया है हिंदुस्तान में और बड़ी मुश्किल के से इसमें जो है, लेकिन इसके लिए खास सेल बनाया गया इकोनॉमिक ऑफेंसेस का आईटी एक्ट के तहत। उसमें जो है आपको इंफॉर्मेशन देना होगा और बैंक में सबसे पहले आप अपना ब्लॉक करवाइए अकाउंट को और कार्ड को।
जी, और इसीलिए इस बेहद हसास मौजू को लेकर हम अपने नाज़रीन के सामने हाजिर हुए हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला पेश आता है तो आप क्या कुछ फौरी तौर पर करें। और वकील साहब का हम इसके लिए बहुत शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, उनसे लगातार हम जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, कॉल्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है, हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने पहले कॉलर से। हेलो 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 जी, आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अपना नाम बताइए, कहां से कॉल किया। तो नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ वकील साहब लगातार मौजूद हैं। वकील साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब तक हमारी ये एक और कॉल लगती है, कि अगर हमारा एटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड खो जाए या फिर चोरी हो जाए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले आप अपने बैंक को खबर करके उसको ब्लॉक कराइए। उसके बाद ही आप लीगल कानूनी एफआईआर वगैरह जो भी दर्ज कराना है जी, उसके बाद ही कराइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। इस वक्त हमारे एक कॉलर वकील साहब हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं वो। चलिए, उनकी बात हम सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपने प्रोग्राम वकील साहब ने कॉल किया है, सवाल करिए। हेलो सवाल करिए सर। हाँ हेलो टीवी की आवाज बंद करके आप अपना सवाल करिए, वरना आपकी कॉल कट जाएगी। हाँ हेलो, हमारा सवाल ये है कि मुस्लिम्स में पोतरे का हक है क्या? क्या मुस्लिम में पोतरे का प्रॉपर्टी में पोतरे का हक है क्या? बात आप ये जानना चाहते हैं कि साफ... जी वकील साहब, मैं आपको बताती हूँ। वो ये पूछना चाह रहे हैं, क्या हमारे वहाँ पर पोते को विरासत में हक दिया जा सकता है? इस तरह का वो उनका ये सवाल है। मुस्लिम है जी नहीं, मुसलमान में ये है कि बाप के जिंदा रहते, दादा के जिंदा रहते किसी का भी हक डायरेक्ट नहीं आता। ये डिफरेंस है हिंदू लॉ में और मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ में अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी का मालिक जब तक जिंदा है, बाप है या दादा है, जो भी जिंदा है, उनके रहते हुए पोते को कोई हक हासिल नहीं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। नाज़रीन, एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त है, जब आप हमें कॉल करें अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। हमें आपका जो सवाल है वो हमारे वकील साहब तक पहुंचना चाहिए। चलिए, बात करने की कोशिश करते हैं एक और कॉलर से। हेलो हेलो तो चलिए, बातचीत हमारी जारी रहेगी। वकील साहब से भी हम लगातार बात कर रहे हैं। वकील साहब, जिस तरह से हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर कार्ड चोरी हो जाता है, एटीएम या क्रेडिट कार्ड, तो आपने जिस तरह से कहा कि सबसे पहले हमें अपने बैंक से राब्ता करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या कुछ उसमें आगे करना चाहिए? क्या कुछ कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई में सबसे पहले तो एफआईआर करना होगा, और एफआईआर करके उसको थोड़ा सा फॉलो अप करना होगा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी, अगर सही ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो आप इसकी शिकायत तो अपने लोकल सीजीएम के यहाँ भी दे सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, इसलिए इसको डायरेक्शन दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से हो। दूसरा, जी, बैंक फ्रॉड अगर होता है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपके जो पैसे हैं वो बैंक को लौटाना होगा। ये आपको, उनका ये ड्यूटी बनता है कि आपके अकाउंट्स को महफूज रखे। लेकिन अगर आपकी गलती है तो फिर उसमें फिर सिर्फ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, फिर उसमें बैंक का लायबिलिटी नहीं होगा। जी बिल्कुल। और नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वकील साहब से हम लगातार जानकारी हासिल बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो
सवाल करिए सर। हाँ हेलो। जरा वसीयतनामा का बोलिए वसीयतनामा। मैं सिद्धो हुआ हूँ, वसीयतनामा कब तक ठीक है उसी हिसाब से पूछिए। वसीयतनामा। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो नाज़रीन, हमारे ये प्रोग्राम वकील साहब जारी है जी। वो अभी जो कॉलर थे उनका ये सवाल था, वसीयतनामा के बारे में वो जानना चाहते हैं जी जी कि वसीयतनामा कैसे होगा और उसका जो है क्या लीगल पहलू है। तो देखिए, वसीयतनामा का लीगल पहलू यह है कि जो भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनको यह हक हासिल है कि अपनी जिंदगी में वो वसीयत कर सकते हैं, विल कर सकते हैं। अगर वो हिंदू हैं तो उनके डेथ के बाद उस वसीयतनामा को प्रोबेट कराना पड़ेगा, और अगर मुस्लिम है तो प्रोबेट कराने की जरूरत नहीं। लेकिन वसीयतनामा कानूनी पहलू से सही है, और वो आदमी जिसका टाइटल पोजीशन जो मालिक है ओरिजिनल, वो अपने जिंदगी में वसीयत कर सकता है। लेकिन अपने वसीयत से कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप किसी को देना चाहते हैं, अगर वो खानदानी प्रॉपर्टी है तो उसमें 100% आप वसीयत नहीं कर सकते हैं, उसमें आप 25% ही वसीयत कर सकते हैं, रेस्ट का वसीयत नहीं कर सकते। अगर खानदानी प्रॉपर्टी चला रहा, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो आप पूरा का पूरा वसीयत किसी के नाम से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, इतनी तफसील से आपने ये जानकारी दी है। हमारे कॉलर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमें कॉल किया है। तो नाजरीन, हमारे ये प्रोग्राम वकील साहब लगातार जारी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, सवाल करिए सर। हाँ हेलो मैडम, सवाल करिए। या ये कार्ड से एक हमारे कजिन के 50,000 रुपीज से चले गया ऑटोमेटिक, उसके लिए कुछ क्या कर सकते हैं? जी, कैसे गए, कैसे उन्हें पता चला, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी वकील साहब को देंगे आप? हाँ जी हाँ, इस बार वो ऐसे घर में ही थे, एक मैसेज आया कि एक तो उन्होंने वो OTP आया, OTP वो भेज दिए कहते हैं। तो उन्होंने समझे कि शायद किसी ऐसा ही वो ऐप वगैरह का दूसरा होगा बोलकर, तो OTP उन्होंने शेयर करने से तो बाद में उन्होंने देखे तो एक मैसेज आया कि 50,000 विड्रॉ फ्रॉम योर अकाउंट बोलकर। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर पूछी है, इसी बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और आपका बहुत अब शुक्रिया तहे दिल से अदा करना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि बिना जाने बूझे OTP आता है और उसके बाद अगर आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। जी वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की बात अभी हम कर रहे थे। जी, तो हमने आप पहले भी बताया है, नाजरीन को इस बात की जानकारी दे दें कि एक बहुत पुराना देहाती कहावत है कि जिस गांव में लालची बसते हैं ठग वहीं जाते हैं। ये लालच देते हैं, आपको OTP देते हैं, आप उनको बता देते हैं। तो उसके बारे में हमने पहले भी बताया कि अगर इस तरह का फ्रॉड गलती से अगर हो भी गया है तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट बैंकर को खबर करके पहले सबसे पहले आप अपने अकाउंट को ब्लॉक करिए, अपने कार्ड को ब्लॉक करिए, और उसके बाद जिस नंबर से आपको मैसेज आया है उस मैसेज को लिख के और थाने में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस का सेल है वहां आपको एक FIR दर्ज करना होगा जी। और खाली FIR दर्ज कर देने से नहीं होगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा कि उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं। इसमें जो हमारा जो एक लंबा अरसा रहा है वकालत का 35 साल का जी। तो हम बार बार ये देखते हैं कि इसमें जो है एक नेक्सस है, वो बैंक से इवन के बड़े बड़े लोग, पुलिस, यहाँ तक के बहुत सारे अफसर भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं जी बिल्कुल। इसलिए इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए उसको फॉलो करना और उसको फॉलो करके कानूनी सलाह लेके अपने
कोर्ट में भी इस बात को खबर करना कि साहब हमने किया, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, इसका इन्वेस्टिगेशन कराया, तभी आपको सही तरीके से उसका रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज FIR हो के सिर्फ रह जाता है, रिजल्ट कुछ आता नहीं। आपने बहुत अच्छी बात ये कही है कि फॉलो अप करना है, कम से कम टाइम टू टाइम, वक्फे से उसकी जानकारी जरूर लेना है कि उनका मामला कहां तक पहुंचा है। बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे कॉलर का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो, आप सबसे पहले टीवी की आवाज बंद करिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका सवाल वकील साहब तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर आप अपना नाम बताइए, कहां से कॉल किए, सवाल करिए। हाँ सर, मैं रिजवान बोल रहा हूँ सोनापुर से। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरे पिताजी जो है वो कुछ जमीन हम लोगों को वसीयत किए हुए हैं जी, और वसीयत किया हुआ जमीन को जब हम CO साहब के पास में दिए, उसका म्यूटेशन करने के लिए खारिज दाखिल कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रोवेट की वजह से उसको हेल्ड अप किए हुआ है। क्या हम लोग के लिए मुस्लिम लॉ में प्रोवेट इज नेसेसरी या क्या है? नहीं, क्या कैसे वो जमीन हासिल होगा? मुस्लिम लॉ में प्रोबेट जो है वो नेसेसरी नहीं, इसलिए वो CO साहब की जानकारी कम है, इसलिए उनको वो कानून के तहत एक दरखास्त दीजिए किसी वकील को इंगेज करके, और उसमें जो एक्ट है वो एक्ट उनको दिखाना पड़ेगा कि मुस्लिम में प्रोबेट का जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कॉलर जो रिजवान साहब हैं उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर कॉल करने के लिए। वकील साहब का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और वकील साहब, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं, डिजिटल बैंकिंग में खासतौर पर इस तरह के फ्रॉड देखने में आते हैं, OTP की हम बात कर रहे थे, और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है, मुहावरे के जरिए समझाई कि लालच में आके कई बार हम अपनी इतनी सेंसिटिव जानकारी हैकर्स को दे देते हैं जो कि हमें नहीं देना चाहिए। अगर OTP या इस तरह की जानकारी के लिए हमारे पास कॉल आती है या मैसेज आता है, तब हमें क्या करना चाहिए? और ये भी हमें याद रखना है कि RBI लगातार ये बात कहता रहा है कि हम अलर्ट रहें, उनकी तरफ से, बैंकों की तरफ से भी इस तरह के मैसेज आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वाकयात रोनमा हो जाते हैं। तो एक आम शहरी की हैसियत से हमें किन खास बातों का ख्याल रखना है, बतौर वकील आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस तरह का कोई भी मैसेज आए जी, तो इमीडिएटली लोकल थाना को वो नंबर देके और वो मैसेज को उनको कन्वे करिए कि इस नंबर से ये मैसेज आया, ये फ्रॉड है। वो इमीडिएटली फॉलो करेंगे, और साइबर का जो भी उनके पास सिस्टम बना हुआ है जी, उसके जरिए ये कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आया, किस नंबर से आया, किसके नाम से ये है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग इस तरह का फ्रॉड करते हैं वो इतने शातिर होते हैं कि एक नंबर को हमेशा यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर गहराई से उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है तो हमको लगता है कि 30 से 35% केसेस में लोकेट हो जाता है कि ये किसका नंबर है और कहां से ये आया। तो उसमें बहुत सारे गिरफ्त में भी आ जाते हैं। जी, और इसकी जानकारी तो तुरंत देना ही चाहिए, तुरंत थाने को। और आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की अगर ठगी होती है, फ्रॉड हो जाता है, उसके बाद क्या जुर्माने की भी कोई कुछ ऐसी बात है कि आपको जुर्माना मिल सकता है, या फिर आपका कुछ भी हेल्प हो सकती है? हाँ, जुर्माने का प्रोविजन है, एक्ट में ही है। एक्ट में ही है। अगर लोकेट हो जाता है तो वो आपका पैसा भी वापस होगा और उसको सजा भी होगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कानून में सजा भी है, तो कहीं ना कहीं कानून का डर जरूर होना चाहिए। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो, अपना नाम बताइए सर और सवाल करिए। जी, मेरा नाम अली हसन है। सवाल करिए। हाँ, पूछना ये था कि हमारे अब्बू और अपने चाचा के नाम से जमीन है, तो हम लोग अपने भाई पर उसको बांटना चाहते हैं, तो कैसे करना होगा? वकील साहब, उसका दो तरीका है।
इनका सवाल यह है कि इनके फादर की जमीन है, उसको अपने भाई बहनों में इन लोग बांटना चाहते हैं। फादर जिंदा है? नहीं, फादर जिंदा नहीं है ना, अंकल जिंदा है। अंकल जिंदा है, फादर जिंदा नहीं है। हाँ ठीक है, तो वो तो आपको ऐसे भी इनहेरिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप खानदानी बंटवारा करना चाहते हैं तो आपस में बंटवारा करके उस कागज को आप रजिस्ट्रेशन के यहाँ रजिस्टर करवा दीजिए। उसका फिक्स पैसा लगता है, उसमें कोई कोर्ट फी अलग से ज्यादा नहीं लगता है। हर स्टेट का अलग अलग फिक्स किया हुआ, कहीं 200, 250, 300, 400 रुपया इस तरह का लगा हुआ है। तो उसको आप रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का अभी जो जजमेंट आया है कि अगर सादे पेपर पर भी अगर बंटवारा है और खानदान के सारे लोगों का उस पर दस्तखत है, एक्सेप्टेबल है, तो उसको कोर्ट में उसकी कानूनी जो है एडमिसेबल है वो, और रजिस्टर करवा लीजिए तो ज्यादा बेहतर है और उससे आगे कोई तरह की तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जितने भी भाई बहन हैं वो सबका उस पर दस्तखत होना चाहिए ताकि ये साबित हो कि सबका कंसेंट के साथ ये बंटवारा हुआ है और वो कानूनी सही है। और उसको कहीं भी आप दीजिएगा सीओ के यहाँ, इसके यहाँ मोटेशन के लिए, तो आपका उस पर मोटेशन भी हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब, और हमारे कॉलर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, चल लौट के आते हैं। तो प्रोग्राम वकील साहब में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब, जिनसे हम बेहद अहम जानकारी जो है वो हासिल कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड के ताल्लुक से बेहद अहम मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँच रही है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जब आप हमें कॉल करें अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। उसके अलावा भी आप कुछ पूछना चाहें तो हमारा ये खास प्लेटफॉर्म आपके लिए है। वकील साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि अगर हम फौरी तौर पर अलर्ट हो जाएं, फौरी तौर पर अपने बैंक या फिर पुलिस से राब्ता करें तो बहुत सारे मामलों में कहीं ना कहीं भरपाई हो जाती है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डुप्लीकेट कार्ड भी बना दिए जाते हैं या फिर इस तरह की ऐसी डुप्लीकेट जो आपका नंबर जो है वो कहीं चला जाता है। ख़ास तौर पर एटीएम के मामले में हमें किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, एटीएम का जो पिन कोड है उसके ताल्लुक से भी हम जानकारी चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लापरवाही ही हमारे नुकसान की वजह बन जाती है। बिल्कुल लापरवाही जो है वो नुकसान की वजह बन जाती है। और इसमें बहुत छोटा सा एक चीज आपको करना पड़ेगा। जी सर। कि आप अगर एटीएम यूज करते हैं तो एक तो जिस जगह पे आप जा रहे हैं वहां पे अच्छे तरीके से देख लें कि उसका जो स्विच वगैरह, जो नंबर वगैरह जो हम लोग डालते हैं उसमें कभी कभी पिन लगा देता है लोग, उसके वजह से वो आपका नंबर वहां पर आप काटते हैं तो फिर भी नहीं कटता है। प्लस कुछ फ्रॉड करने वाला लोग वहां पे कैमरा वगैरह भी छुपा के लगा देते हैं, उस सब पर ध्यान देना होगा। लेकिन ये चीज हम लोगों के बस से बाहर की चीज है, इसलिए इसमें सबसे छोटा सा एक एहतियात आपको ये बरतना है कि आप अपने एटीएम का जो पिन कोड है जी उसको वक्तन फवक्तन जो है आपको चेंज कर देना चाहिए, तभी आप इससे बच सकते हैं। बहुत अहम बात है कि जहां पे आप स्पीड में रहिएगा, जहां ज्यादा फैसिलिटी है वहां पे रिस्क भी ज्यादा है। तो रिस्क ज्यादा है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। आप 10 दिन पे हो, 15 दिन पे हो, जब भी आपको ऐसा महसूस हो आप अपना पिन कोड जरूर बदलते रहिए। एक ही पिन कोड से बहुत दिन तक इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी है और अक्सर लोग इस बात का ख्याल भी नहीं रख पाते हैं। आपसे हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मोहम्मद रफीक जी। आप थोड़ा सा अपना वॉल्यूम अगर आप बढ़ा दें तो आपकी आवाज़ हमारे वकील साहब तक पहुँच जाएगी। सर, सवाल कर सकते हैं। हेलो जी हेलो, सवाल करिए।
मैंने हाँ, 22 की बोलिए। लड़की मेरे पास रहती है, उसको अडॉप्ट करना हो सकती है नहीं? मुस्लिम में है ये ला नहीं है? क्या? हेलो, अपना हाँ सवाल जी, सवाल दोहराइए। फिर से पूछ। मैंने कहा मेरे पास लड़की रहती है 22 की, मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ मुस्लिम ला में कोई? भाई की नहीं, लड़की इनके मुस्लिम लॉ पास में, है। जी जी। हाँ, वो नहीं, अडॉप्ट मुस्लिम करनी लॉ है में मैंने कोर्ट अडॉप्शन, में, हो सकती है नहीं हो सकती? मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। आप इंडियन एडॉप्शन एक्ट में अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन नहीं है। जी बहुत मुस्लिम लॉ शुक्रिया। में एडॉप्शन का प्रोविजन बिल्कुल नहीं है। जी जी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इंडियन एडॉप्शन एक्ट में आप एडॉप्ट कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका भी, और हमारे कॉलर जिन्होंने हमें कॉल किया था कश्मीर से, उनका भी बहुत शुक्रिया। बात करने की कोशिश करते हैं अपने एक और कॉलर से। हेलो। हेलो। जी सवाल करिए सर। हाँ मैम, मेरा साहब से सवाल ये जमीन के बारे में बात करनी है। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किए, सवाल करिए। शादाब चौहान गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, यूपी से। सवाल करिए। हाँ, मेरी जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया था एक औरत ने। तो उसको पता लगा था मेरे बारे में, मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, दिल्ली पुलिस में। तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी थी। उसने उसने नहीं बेचा, किसी ने फर्जी बैनामा कर दिया। तो मैंने कोर्ट में डाल दिया था, तो सीजेएम कोर्ट से मैं वो मुकदमा जीत गया था। तो मेरे दाखिल खारिज के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ कागज भेज दिए थे। तो वो औरत जो है फिर एडिशनल जज के यहाँ डाल दिया था, हमारे साथ न्याय नहीं हुई। तो मेरे वकील साहब जो थे वो बीमार हो गए थे जी। तो 2017 में तक वो उन्होंने फिर दूसरी कोर्ट में लगवा दिया कि इस कोर्ट में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे फेवर में नहीं आएगा मुकदमा। तो मेरे वकील साहब का फिर इंतकाल होगा 2018 में। और उसी के 1 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट होगा, तो मैं जा नहीं पाया। उसमें जो था कोरोना का, उसमें कोर्ट बंद हो गई थी। अभी आप क्या चाहते हैं सर, मुख्तसर बताइए। अब मैं वो जो है ना, वो जमीन एक्वायर हो गई है और मैं मुकदमा जीत रहा हूँ। तो वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरे को डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ डालनी पड़ेगी एप्लीकेशन उस औरत का नाम खारिज कराने के लिए, या लखनऊ हाई कोर्ट के बेंच में डालनी पड़ेगी? वकील साहब कुछ पूछना नहीं, चाहेंगे आप? आपको हम समझ गए इनकी बात। जी जी। इनके समधन का कोई जमीन था जिसको कोई दूसरे औरत ने गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी। इन्होंने क्रिमिनल केस किया और उस क्रिमिनल केस में ये जीते जी। लेकिन क्रिमिनल केस में जीतने से वो रजिस्ट्री खारिज नहीं हो सकता। आपको उस रजिस्ट्री को खारिज करने के लिए आपको एक सिविल सूट फाइल करना चाहिए था। हाँ सर, लेकिन अभी आप ये कर सकते। जी, क्या बोल रहे थे? लगाया सीएम साहब ने वो खारिज करने के ऑर्डर कर दिए थे कि फर्जी बैनामा। उस पार्टी ने खुद लिख दिया था कि इन्होंने शादाब नहीं बेची, किसी और दूसरे आदमी ने फर्जी बैनामा कराया है। तो सीएम कोर्ट साहब ने तहसीलदार साहब के यहाँ ऑर्डर कर दिए थे कि खारिज करके और शादाब के नाम जमीन चढ़ा दी जाए। तो वो फिर तो अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप सीधा आप एडीएम के यहाँ दरखास्त दीजिए, या फिर हाई कोर्ट में आप रिट फाइल करके आप एक डायरेक्शन ले सकते हैं वो सर्किल ऑफिसर के नाम से कि इनके नाम को खारिज करते हुए इनका नाम फिर से दोबारा चढ़ाया जाए, या आप रिट फाइल कर सकते हैं वहां मैंडामस के लिए। इसलिए कि कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने वो प्रूफ कर दिया कि उनका जो बैनामा है वो फर्जी है। इसलिए फर्जी बैनामा के आधार पर उनका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आपका नाम नहीं चढ़ रहा है तो आपको हाई कोर्ट में रिट फाइल करना चाहिए। हेलो।
और बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका हमारे नाज़रीन का जवाब देने के लिए। हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे। प्रोग्राम वकील साहब का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम वकील साहब में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम लगातार जारी है और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं, पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, सीनियर लॉयर एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब, जिनसे हम तमाम तर मालूमात कानून के ताल्लुक से हासिल कर रहे हैं। और वकील साहब, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि डिजिटल बैंकिंग में या फिर ATM, क्रेडिट कार्ड वगैरह में हमें किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह के फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। अभी जो हमारे पास लगातार सवाल आ रहे थे, उनसे ही ताल्लुक से एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी को लेकर कई बार बरसा बरस गुजर जाते हैं, कई बार बहुत अरसा गुजर जाता है, लेकिन जो कानूनी जो दस्तावेजात होना चाहिए उनकी फिक्र नहीं की जाती। अचानक जब बहुत ज़्यादा मसला फंसता है, तब कहीं जाके ये ख्याल आता है कि काश हमने पहले कानून का सहारा या किसी वकील का सहारा ले लिया होता, मशवरा कर लिया होता। तो यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर जायदाद है, प्रॉपर्टी है, मकान भी है, तो जिसके भी नाम है, जो उसका मालिक है, उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए ताकि आगे कुछ दुश्वारियों का या दिक्कतों का सामना उनके पीछे रहने वाले लोगों को ना करना पड़े? सबसे पहले तो उनको ये करना होगा कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है टाइटल का, या तो खानदानी जमीन होगी या जमीन खरीदी भी होगी या उनको कहीं से मिला होगा, किसी ने विल किया हो या किसी ने गिफ्ट किया हो, तो जो टाइटल डीड है वो अगर ओरिजिनल उनके पास खो गया है तो सबसे पहले उनको ये करना होगा कि उसका सर्टिफाइड कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार के यहाँ से निकाल लेना होगा। अगर खानदानी चीज है तो वो खतियान में होगा, खतियान से उसको आपको निकालना होगा जी। वो एक आपका अहम डॉक्यूमेंट होगा। दूसरा जो अहम डॉक्यूमेंट होता है किसी जमीन का, वो होता है आपका पोजीशन, और पोजीशन साबित होता है म्यूटेशन से, दाखिल खारिज जिसको कहते हैं जी। तो आपको ये देखना होगा कि आपको जिससे हासिल हुआ उसका दाखिल खारिज है कि नहीं, और अगर उसका दाखिल खारिज है तो सबसे पहले आप अपने नाम का दाखिल खारिज करा के उसका जो सरकारी रसीद होता है, जो उसका टैक्स होता है, देके आपको रसीद ले लेना पड़ेगा। ये दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आपका टाइटल और पोजीशन दोनों प्रूव्ड है, उसके बाद आपको किसी तरह की परेशानी इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। तो देखिए नाज़रीन, हमारे वकील साहब ने आपको बहुत ही अहम जानकारी दी है। अगर आपने ये तमाम तर चीज़ें नहीं की हैं तो देर मत करिए, जल्द से जल्द ये तमाम तर कानूनी जो चीज़ें हैं, कानूनी कार्रवाई है, उसको कर लीजिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आपकी इन्हीं तमाम तर परेशानियों के हल के लिए है हमारा ये खास प्रोग्राम। वकील साहब, चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जौरुल्लाह खान है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ जी। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं पेपर में देखा था कि जो अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट कैंसिल हो गया, बल्कि मनसूख हो गया, और उसके हिसाब से जो भी आदमी 27 मार्च 2008 तक किसी जमीन पे कब्जा या घर पे कब्जा है तो वही मालिक तस्वीर की जाएगी। आगे उसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या नोटिस नहीं रहा तो इसी बारे में पूछना था मेरे को। जी वकील साहब। जी, वो लैंड सीलिंग एक्ट में आपके पास जो दस्तावेज है, जो टाइटल का डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स है अगर वो आपके पास है तो जो अवार्ड बनेगा वो अवार्ड उसी से बनेगा। कब्जा से किसी का मिल्कियत नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि कोई जमीन है, मेरा कोई खेती उस पर कर रहा है, किसी को हमने दिया हुआ है, तो वो उसका मालिक नहीं हो सकता है। जो ओरिजिनल मालिक होगा जमीन का, अवार्ड उसी को मिलेगा। और अगर उसमें कोई भी तरह की अगर परेशानी है और अवार्ड में दिक्कत है
तो उसका जो एपेलेट अथॉरिटी है, लारा बोलते हैं उसको, लारा में आपको उस अवार्ड के खिलाफ में अगर किसी दूसरे आदमी के नाम से बन गया है तो लारा में आपको जाना पड़ेगा, लारा में ये साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन हमारी है, उनकी नहीं है। और लारा का जो फैसला होगा वो फैसला जो है उसी के आधार पर अवार्ड बनेगा। अगर लारा से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उस ऑर्डर को फिर आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया। हेलो जी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और वकील साहब का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और लगातार वकील साहब से अहम कानूनी जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी कानूनी मसले का आप हल चाहते हैं, हमारे ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए, यहाँ से आप मशवरा हासिल कर सकते हैं, फिर अपने वकील से आप राब्ता करिए, फिर कानूनी कार्रवाई आप आगे कर सकते हैं, यहाँ से मशवरा मिलेगा। वकील साहब, प्रॉपर्टी के ताल्लुक से भी आपने बहुत अहम जानकारी दी है, किस तरह से आगे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए उसके बारे में भी आपने बताया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इधर बहुत दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं हालिया दिनों में कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस है, यानी अक्सर देखने में आता है कि डॉक्टर्स की लापरवाही कहा जाता है, या फिर ये कि अस्पताल का कोई अमला है, वहाँ पर अगर इस तरह की कोई लापरवाही सामने आती है जिसकी वजह से या तो जान चली जाती है किसी मरीज की, या फिर उनको कोई और नुकसान होता है, इन हालात में हमारा कानून क्या कुछ कहता है? देखिए, लापरवाही से अगर किसी की जान जाती है तो आपके पास दो तरह का ऑफेंस हो गया। एक तो जान चली गई जी लापरवाही से, तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के तहत जो आईपीसी में है उसके तहत आप एफआईआर कर सकते हैं। साथ ही आप कॉम्पनसेशन के लिए आप मुकदमा कर सकते हैं। तो अब ये सवाल उठेगा कि कंपनसेशन के लिए जब आप मुकदमा करेंगे तो आपको सिविल कोर्ट में तो काफी टाइम लग जाता है। तो इसलिए चूंकि कोई हॉस्पिटल है या कोई डॉक्टर है वो जो अपना सर्विस दे रहा है, नर्सिंग होम है जी जी, वो सर्विस दे रहा है, तो सर्विस में नेग्लिजेंस अगर होता है तो आप कंज्यूमर फोरम में भी उसका मुकदमा कर सकते हैं, और कंपनसेशन के लिए आप सिविल कोर्ट में भी कर सकते हैं। साथ में आप एफआईआर भी कर सकते हैं रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के लिए। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अहम जानकारी आपने मेडिकल नेग्लिजेंस के ताल्लुक से दी है, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कानून मौजूद है तो क्यों ना कानून का सहारा लिया जाए। बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो, वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किए, सवाल करिए। मेरा नाम अजीज है, चंद्रनकोट से बात कर रहा हूं। सवाल करिए। वालेकुम सलाम। आपने प्रोग्राम वकील साहब में कॉल किया है, वकील साहब मौजूद हैं, सवाल करिए। मैं तकरीबन 1.5 साल पहले फ्लैट लिया था, जमीन फ्लैट 50,000 रुपए में जी, उसमें मैं 14 लाख रुपए पेमेंट कर चुका। और वो पैसे 5.5 लाख 11 महीने से पहले दे रहा हूँ, 12 महीने का एग्रीमेंट था, और 5 महीने बढ़ गए, पैसे लेने तैयार ही नहीं है। रजिस्ट्री बंद है जी बोले, तो बोला नोटिस तो दे दो, बोला कब्जा दे दिया उन्हें, नोटिस भी नहीं दे रहा अपने को, क्योंकि 5-6 महीने बढ़ गए। तो मैं बोला बस्ती के लोगों को आई विटनेस लेकर तुम काम कर ले सकते हैं या फिर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आगे उसकी नीयत तो खराब नहीं होगी, डाउट आ रहा है। नहीं तो आप सबसे पहले उनको एक लीगल नोटिस भेजिए जी, और वो लीगल नोटिस का क्या जवाब देते हैं। आपका दोनों का एग्रीमेंट तो हुआ होगा ना? एग्रीमेंट पेपर तो होगा, 11 महीने में पैसे देना है बोलते हैं, लेकिन हमको जो है 11 महीने के बढ़ जाएंगे तो पैसे बढ़ जाएंगे बोले उन्होंने, लेकिन वो तकरीबन 14 लाख दे दिया। मैं 15.5 लाख 1 महीना पहले ही तैयार करता हूँ, मैं आप साइन करा के देते हो, जब साइन करा के देता हूँ 4-5 महीने से करा रहे थे। बोला कोई अपने बच्ची के लोगों को कोई विटनेस कर ले सकते क्या, उनकी जो भी बातचीत करे वो रिकॉर्डिंग कर ले फोनों में, ठीक है। अच्छा, आप वो बिल्डर है जो फ्लैट बना रहा है? मैं बस्ती का लोकल लीडर में।
हाँ। वो बिल्डर नहीं है, रजिस्टर्ड दो है सर, एक बिल्डर है, एक जमीन का मालिक है, वो दोनों मिलकर साइन करना है। हाँ, तो वो साइन नहीं कर रहे हैं। इसमें आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट में पैसा जमा करके आप उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो रजिस्ट्रेशन करता है, उसके यहाँ आप एक दरखास्त डालेंगे कि इस बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, ये फ्रॉड कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी है। इस तरह के मामलात लगातार सामने आ रहे हैं और हमारे कॉलर का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने यहाँ पर सवाल अपना रखा वकील साहब के सामने। और लगातार हमारे साथ कॉल्स का सिलसिला भी जारी है। वकील साहब के साथ हम कानूनी मालूमात भी आपको दे रहे हैं। वकील साहब, जिस तरह से अभी इन साहब ने सवाल किया कि बिल्डर जो है वो इनको पोजीशन नहीं दे रहा है, इस तरह के लगातार हम मामले देख रहे हैं कि मेहनत की कमाई जो है वो दे दी जाती है, ज़िंदगी भर की कमाई जो है किसी भी मकान या फ्लैट को ख़रीदने में चली जाती है। किन अहम बातों का ख्याल रखें? और अगर जिस तरह से ये सवाल आया था कि अगर बिल्डर जो है या जो भी देने वाले हैं वो आपको पोजीशन नहीं दे रहे हैं, आपने तमाम तर पैसे उनके अदा कर दिए हैं, उसके बाद फौरी तौर पे जल्द से जल्द क्या करें? उसके लिए सबसे पहले कि जब आप कोई चीज खरीदिएगा तो उसमें आपको ये देखना होगा कि नक्शा जो है वो प्रॉपर तरीके से कॉरपोरेशन से पास किया हुआ है कि नहीं है जी। दूसरा कि जो बिल्डर है वो बिल्डर आपको रजिस्टर्ड बिल्डर है कि नहीं है। तीसरा कि जिसके जमीन पर बना रहा है उस जमीन का टाइटल का जमीन है कि नहीं, और बिल्डर और जमीन के मालिक से प्रॉपर एग्रीमेंट है या नहीं है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको खरीदने से पहले देखना पड़ेगा। प्लस आपके साथ जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट को आप बढ़िया से तैयार कराइए, और उस एग्रीमेंट का अगर कोई भी ब्रीच करता है तो उसके लिए आपके पास जो है बिल्डिंग बाय लॉज के हिसाब से आपको जो है वो बिल्डर के खिलाफ प्रॉपर फोरम में आपको जाना पड़ेगा। और अगर रजिस्ट्री करने में दिक्कत कर रहा है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इतनी अहम जानकारी देने के लिए। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया, सवाल करिए सर। ये आसाम से बात कर रहा है के चौधरी। सवाल करिए सर। अरे देखिए, हम लोग का 8 बाई का एचपी का जमीन है, हम लोग का रास्ता भी है, हमारा साथ में ईस्ट साइड में और एक आदमी का एचपी का जमीन है। वो चाहता है हमारा रास्ता में आने के लिए, लेकिन हमारा 8 बाई में 3 बाई देता है और 5 बाई देने उसको नहीं देता है। हम 3 बाई देने से उनका अधिकार आ जाएगा क्या? थोड़ा बताइए ना डिटेल। क्या बोलना चाह रहा है? आपका जमीन है, जमीन है और एक साहब हैं जो इनको रास्ता जमीन का नहीं दे रहे हैं, तो ये उस सिलसिले में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और क्या कानूनी ये कार्रवाई करें, क्योंकि कई भाइयों की ये जमीन है जी। नहीं, अगर वो जमीन उनकी अपनी है, रहती जमीन है, तो वो उनको नहीं भी दे सकते हैं। तो उनको रास्ता, असल में पहले तो जमीन का नेचर देखना पड़ेगा ना। अगर रास्ता है उस जमीन पर तो उनको रास्ता देना है, और अगर रास्ता नहीं है तब तो आपसी समझौते से ही रास्ता निकल सकता है। जी वकील साहब, 6-7 भाई हैं जिनमें बंटवारा हो गया है, एक भाई के लिए रास्ता नहीं दे रहे हैं, भाई को ये दिक्कत आ रही है, तो क्या वो इस मामले में कर सकते हैं? वो ये जानना चाह रहे हैं। रास्ता, अगर उन लोगों का जो आपसी बंटवारा हुआ है उसमें रास्ते की बात है या नहीं,
और अगर नहीं है तो कंपलसरी वो रास्ता आपको, जैसे मेरी जमीन है, रहती जमीन है, अपनी जमीन है, बंटवारे के बाद जिसको भी मिली, अब उसमें से रास्ता का बात पहले से है कि नहीं? अगर है तब तो सिविल कोर्ट में जाके आपको रास्ता के लिए उसमें ईजमेंट के लिए आप एसडीओ के यहाँ भी जा सकते हैं। एसडीओ को भी पावर है अंडर सेक्शन 133 में कि वो जो है वो आपको ईजमेंट का जो है वो रास्ता देगा। लेकिन अगर रास्ता कहीं पर डॉक्यूमेंट्स में नहीं है जी, तब तो आपसी समझौते से ही रास्ता निकाला जा सकता है। तो आपसी समझौता बातचीत जो है वो करना होगी और उसके बाद ही अपने तौर पर जो कोई वकील है उनसे आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने और अगर रास्ता, अगर डॉक्यूमेंट में रास्ता है जी जी जी, तो ईजमेंट के लिए आप एसडीओ के यहाँ भी जा सकते हैं, राइट टू ईजमेंट में। तो यानी ये आगे कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, वकील साहब का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। तो प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर, सीनियर वकील एडवोकेट खुर्शीद आलम साहब, जिनसे लगातार हम कानूनी जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आपकी कॉल्स का सिलसिला भी लगातार जारी है। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने एक और कॉलर से। हेलो हेलो, कर्नाटका से बात कर रहा हूँ। जी सर, अपना नाम बताइए और सवाल करिए। मोहम्मद सईद मुशर्रफ फ्रॉम बीजापुर कर्नाटका। सवाल करिए। तो हमारा क्या है, वो हमारी जमीन कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 5 एकड़ जमीन गई हुई है, 40-50 साल पीछे है। तो कंपनसेशन बहुत कम दिए, 15-20 हजार को एकड़ के हिसाब से। आज 20 लाख को गुंटा चल रहा है वहाँ। तो उसके लिए हमें दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट जा सकते हैं क्या? फिर कैसा हो? जी वकील साहब, नहीं, जमीन कब ली गई? जमीन इनकी कब ली गई? हेलो, ये चल 50-60 साल पहले ली हूँ। 50 साल पहले बाद में एनहांसमेंट 5,000 ज्यादा करके दिए। वो ये 10 साल पीछे, 10-12 साल 15 साल पीछे का खत्म हुआ वो। नहीं भाई, 15 साल तक आप क्या कर रहे थे? हाँ। जी, तो अभी एनहांसमेंट के लिए एनहांसमेंट के लिए क्या? 50 साल पहले भाई, 50 साल पहले कोई जमीन ली गई है तो उसका इन्हांसमेंट 50 साल के बाद थोड़ी हो सकता है। कोई भी पैसे का डिस्प्यूट या कोई भी चीज का टाइटल सूट हो या किसी भी चीज का टाइम लिमिट है। लिमिटेशन एक्ट में 3 साल के अंदर आपको हर कार्रवाई करना है। 50 साल पहले आपकी जमीन ली गई या 50 साल बाद आप इन्हांसमेंट के लिए कोई केस नहीं, कहीं भी आप जाइएगा तो आपका मुकदमा नहीं ठहरेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और वकील साहब, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, हमारे नाज़रीन को इतनी जानकारी दी, आपका भी हम अपनी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम वकील साहब में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।